लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 21वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। प्रभात का समय था। चैत का सुखद पवन प्रवाहित हो रहा था। बाबू ज्वाला सिंह बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे हुए घोड़े का इंतजार कर रहे थे। उन्हें आज मौका देखने के लिए लखनपुर जाना था, किंतु इस मार्ग में एक बड़ी बाधा खड़ी हो गई थी। कल संध्या समय शीलमणि ने उनसे ज्ञान शंकर के मुकदमे की बात कही थी और तभी से वो बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। सामने एक जटिल समस्या थी, न्याय या प्रणय, कर्तव्य या स्त्री की मान रक्षा। वो सोचते थे मुझसे बड़ी भूल हुई कि इस मुकदमे को अपने इजलास में रखा, लेकिन मैं ये क्या जानता था कि ज्ञान शंकर ये कूटनीति ग्रहण करेंगे। बड़ा स्वार्थी मनुष्य है। इसी अभिप्राय से उसने स्त्रियों से ये मेलजोल बढ़ाया। शीलमणि ये चालें क्या जाने, शील में पढ़कर वचन दे आई। अब यदि उसकी बात नहीं रखता तो वो रो रो कर जान ही दे देगी। उसे क्या मालूम कि इस अन्याय से मेरी आत्मा को कितना दुख होगा। अभी तक जितनी गवाहियां सामने आई हैं उनसे तो यही सिद्ध होता है कि ज्ञान शंकर ने असामियों को दबाने के लिए ये मुकदमा दायर किया है, और कदाचित बात भी यही है। बड़ा ही बना हुआ आदमी है। लेख तो ऐसे लिखता है कि मानो दीन रक्षा के भावों में पगा हुआ है, किंतु पक्का मतलबी है। गायत्री की रियासत का मैनेजर हो जाएगा तो अंधेर मचा देगा। नहीं, मुझसे ये अन्याय न हो सकेगा। देखकर मक्खी न निगली जाएगी। शीलमणि रूठेगी तो रूठे। उसे स्वयं समझना चाहिए था कि मुझे ऐसा वचन देने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन मुश्किल तो ये है कि वो केवल रोकर ही मेरा पिंड न छोड़ेगी, बात बात पर ताने देगी। कदाचित मैके की तैयारी भी करने लगे। यही उसकी बुरी आदत है कि या तो प्रेम और मृदुलता की देवी बन जाएगी, या बिगड़ेगी तो भालों से छेदने लगेगी। ज्ञान शंकर ने मुझे ऐसे संकट में डाल रखा है कि उससे निकलने का कोई मार्ग ही नहीं दिखता। ज्वाला सिंह इसी हैस बैस में पड़े हुए थे कि अचानक ज्ञान शंकर सामने पैरगाड़ी पर आते दिखाई दिए। ज्वाला सिंह तुरंत कुर्सी से उठ खड़े हुए और साइस को जोर से पुकारा कि घोड़ा ला। साइस घोड़े को कसे हुए तैयार खड़ा था। ये हुक्म पाते ही घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया। ज्वाला सिंह उस पर कूद कर सवार हो गए। ज्ञान शंकर ने समीप आकर कहा, कहिए भाई साहब, आज सवेरे सवेरे कहाँ चले? ज्वाला, जरा लखनपुर जा रहा हूं, मौका देखना है। ज्ञान, धूप हो जाएगी। ज्वाला, कोई परवाह नहीं। ज्ञान, मैं भी साथ चलूं? ज्वाला, मुझे रास्ता मालूम है। ये कहते हुए उन्होंने घोड़े को एड़ लगाई और हवा हो गए। ज्ञान शंकर समझ गए कि मेरा मंत्र अपना काम कर रहा है। यह अकृपा इसी का लक्षण है। ऐसा न होता तो आज भी वो मीठी मीठी बातें होती। चलूं, जरा शीलमणि को और पक्का कराऊं। ये इरादा करके वो ज्वाला सिंह के कमरे में जा बैठे। अर्दली ने कहा, सरकार बाहर गए हैं। ज्ञान, मैं जानता हूं, मुझसे मुलाकात हो गई। जरा घर में मेरी इत्तला कर दो। अर्दली, सरकार का हुक्म नहीं है। ज्ञान, मुझे पहचानते हो या नहीं? अर्दली, पहचानता क्यों नहीं हूं? ज्ञान, तो चौखट पर जाकर कहते क्यों नहीं? अर्दली, सरकार ने मना कर दिया है। ज्ञान शंकर को अब विश्वास हो गया कि मेरी चाल ठीक पड़ी। ज्वाला सिंह ने अपने को पक्षपात रहित सिद्ध करने के लिए ही षड्यंत्र रचा है। वो सोच ही रहे थे कि शीलमणि से क्यों कर मिलूं कि इतने में मेहरी किसी काम से बाहर आई और ज्ञान शंकर को देखते ही जाकर शीलमणि से कहा। शीलमणि ने तुरंत उनके लिए पान भेजा और उन्हें दीवान खाने में बैठाया। एक क्षण के बाद खुद आकर पर्दे की आड़ में खड़ी हो गई और मेहरी से कहलाया, मैंने बाबूजी से आपकी सिफारिश कर दी है। ज्ञान शंकर ने धन्यवाद देते हुए कहा, मुझे अब आप ही का भरोसा है। शीलमणि बोली, आप घबराएं नहीं, मैं उन्हें एकदम चैन न लेने दूंगी। ज्ञान शंकर ने ज्यादा ठहरना उचित न समझा। खुशी खुशी विदा हुए। उधर बाबू ज्वाला सिंह ने घोड़ा दौड़ाया तो 4 मील पर रुके। उन्हें एक सिगार पीने की इच्छा हुई। जेब से सिगार केस निकाला, लेकिन देखा तो दिया सलाई न थी। उन्हें सिगार से बड़ा प्रेम था। अब क्या हो? इधर उधर निगाह दौड़ाई तो सामने कुछ दूरी पर एक बहली जाती हुई दिखाई दी। घोड़े को बढ़ाकर बहली के पास पहुंचे। देखा तो उसमें प्रेम शंकर बैठे हुए थे। ज्वाला सिंह का उनसे परिचय था। कई बार उनकी कृषिशाला की
सैर करने गए थे और उनके सरल संतोषमय जीवन का आदर करते थे। पूछा, कहिए महाशय, आज इधर कहाँ चले? प्रेम, जरा लखनपुर जा रहा हूं। और आप? ज्वाला, मैं भी वहीं चलता हूं। प्रेम, अच्छा साथ हुआ। क्या कोई मुकदमा है? ज्वाला सिंह ने सिगार जलाकर मुकदमे का वृतांत कह सुनाया। प्रेमशंकर गौर से सुनते रहे, फिर बोले, आपने उन्हें समझाया नहीं कि गरीबों को क्यों तंग करते हो? ज्वाला, मैं इस विषय में उनसे क्यों कर कुछ कहता। हाँ, स्त्रियों में जो बातें हुई उनसे मालूम होता है कि वो अपनी जरूरतों से मजबूर है, उनका खर्च नहीं चलता। प्रेम, 2000 साल की आमदनी 3-4 प्राणियों के लिए तो कम नहीं होती। ज्वाला, लेकिन इसमें आधा तो आपका है। प्रेम, जी नहीं, मेरा कुछ नहीं है। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया है कि मैं इस जायदाद में हिस्सा नहीं लेना चाहता। ज्वाला सिंह आश्चर्य से, क्या आपने उनके नाम हिब्बा कर दिया? प्रेम, जी नहीं, लेकिन हिब्बा ही समझिए। मेरा सिद्धांत है कि मनुष्य को अपनी मेहनत की कमाई खानी चाहिए। यही प्राकृतिक नियम है। किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो दूसरों की कमाई को अपनी जीवन वृत्ति का आधार बनाए। ज्वाला, तो ये कहिए कि आप जमींदारी के पेशे को ही बुरा समझते हैं। प्रेम, हाँ, मैं इसका भक्त नहीं हूं। भूमि उसकी है जो उसको जोते। शासक को उसकी उपज में भाग लेने का अधिकार इसलिए है कि वो देश में शांति और रक्षा की व्यवस्था करता है, जिसके बिना खेती हो ही नहीं सकती। किसी तीसरे वर्ग का समाज में कोई स्थान नहीं है। ज्वाला, महाशय, इन विचारों से तो आप देश में क्रांति मचा देंगे। आपके सिद्धांत के अनुसार हमारे बड़े बड़े जमींदारों, ताल्लुकेदारों और रईसों का समाज में कोई स्थान ही नहीं है। सबके सब डाकू है। प्रेम, इसमें इनका कोई दोष नहीं, प्रथा का दोष है। इस प्रथा के कारण देश की कितनी आत्मिक और नैतिक अवनति हो रही है, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता। हमारे समाज का वो भाग जो बल, बुद्धि, विद्या में सर्वोपरि है, जो हृदय और मस्तिष्क के गुणों से अलंकृत है, केवल इसी प्रथा के वश आलस्य, विलास और अविचार के बंधनों में जकड़ा हुआ है। ज्वाला सिंह, कहीं आप इन्हीं बातों का प्रचार करने तो लखनपुर नहीं जा रहे हैं कि मुझे पुलिस की सहायता न मांगनी पड़े? प्रेम, हाँ, शांति भंग कराने का अपराध मुझ पर लगाना हो तो जरूर पुलिस की सहायता लीजिए। ज्वाला सिंह, मुझे आप पर कड़ी निगाह रखनी पड़ेगी। मैं भी छोटा मोटा जमींदार हूं, आपसे डरना चाहिए। इस समय लखनपुर ही जाइएगा या आगे जाने का इरादा है? प्रेम, इरादा तो यहीं से लौट आने का है, आगे जैसी जरूरत हो। इधर आसपास के देहातों में 1 महीने से प्लेग का प्रकोप हो रहा है। कुछ दवाएं साथ लेता आया हूं, जरूरत होगी तो उसे बांट दूंगा। कौन जाने मेरे ही हाथों 2-4 जाने बच जाएं। इसी प्रकार बातें करते हुए दोनों आदमी लखनपुर पहुंचे। गांव खाली पड़ा था, लोग बागों में झोपड़ियां डाले हुए थे। इस छोटी सी बस्ती में खूब चहल पहल थी। उन दारुण दुखों का चिन्ह कहीं न दिखाई देता था जिनसे लोगों के हृदय विदीर्ण हो गए थे। छप्परों के सामने महुए सुखाए जा रहे थे। चक्कियों की गरज, छाछ की तड़प, ओखली और मूसल की धमक उस जीवन संग्राम की सूचना दे रही थी जो प्लेग के भीषण हत्याकांड की भी परवाह न करता था। लड़के आमों पर ढेले चला रहे थे। कोई स्त्री बर्तन मांजती थी, कोई पड़ोसी के घर से आग लिए आती थी, कोई आदमी निठल्ला बैठा नजर न आता था। प्रेमशंकर तो बस्ती में आते ही बहली से उतर पड़े और एक झोपड़े के सामने खाट पर बैठ गए। ज्वाला सिंह घोड़े से न उतरे। खाट पर बैठना अपमान की बात थी। जोर से बोले, कहाँ है मुखिया? जाकर पटवारी को बुला लाए, हम मौका देखना चाहते हैं। ये हुक्म सुनते ही कई आदमी झोंपड़ों से मरीजों को छोड़ छोड़ कर निकल आए। चारों ओर भगदड़सी मच गई। 2-3 आदमी चौपाल की तरफ कुर्सी लेने दौड़े। 2-3 आदमी पटवारी की तलाश में भागे और गांव के मान्यगण ज्वाला सिंह को घेर कर खड़े हो गए। प्रेमशंकर की ओर किसी ने ध्यान भी न दिया। इतने में कादिर खां अपनी झोपड़ी से निकले और सुक्खू के कान में कुछ कहा। सुक्खू ने दुखरन भगत से कानाफूसी की। तब विशेषर साहस से सायं सायं बातें होने लगीं, मानो लोग किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे हों। 10 मिनट के बाद सुक्खू चौधरी एक थाल लिए हुए आए। उसमें अक्षत, दही और कुछ रुपए रखे हुए थे। गांव के पुरोहित ने प्रेमशंकर के माथे पर दही चावल का टीका लगाया और थाल उनके सामने रख दिया। ज्वाला सिंह कुर्सी पर बैठते हुए बोले, लीजिए, आपकी तो बोहनी हो गई। घाटे में हम ही रहे,
उस पर भी आप जमींदारी के पेशे की निंदा करते हैं। प्रेमशंकर ने कहा, देवी के नाम से ईंट पत्थर भी तो पूजे जाते हैं। कादिर खां, हम लोगों के धन भाग थे कि दोनों मालिकों के एक साथ दर्शन हो गए। प्रेम, यहां बीमारी कुछ कम हुई या अभी वही हाल है? कादिर, सरकार कुछ न पूछिए, कम तो न हुई और बढ़ती जाती है। कोई दिन नागा नहीं जाता कि एक न एक घर पर बिजली न गिरती हो। नदी यहां से 6 कोस है। कभी कभी तो दिन में 2-2, 3-3 बेर जाना पड़ता है। उस पर कभी आंधी, कभी पानी, कभी आग। खेतों में अनाज सड़ा जाता है, कैसे काटें, कहाँ रखें। बस भोर को घरों में एक बेर चूल्हा जलता है, फिर दिन भर कहीं आग नहीं जलती। चिलम को तरस कर रह जाते हैं। हुजूर, रोते नहीं बनता, बड़ी दुर्दशा हो रही है। उस पर मालिकों की निगाह भी टेढ़ी हो गई है। 100 काम छोड़कर कचहरी दौड़ना पड़ता है। कभी कभी तो घर में लाश छोड़कर जाना पड़ता है। क्या करें, जो सिर पर पड़ी है उसे झेलते हैं। हुजूर का एक गुलाम था, अच्छा पट्ठा था, सारी गृहस्थी संभाले हुए था। 3 घड़ी में चल बसा, मुंह से बोल तक न निकली। सुक्खू चौधरी का तो घर ही सत्यानाश हो गया। बस अब अकेले इन्हीं का दम रह गया है। बेचारे डपट सिंह का छोटा लड़का कल मरा है, आज बड़ा लड़का बीमार है। अल्लाह ही बचाए तो बचे। जुबान बंद हो गई है। लाल लाल आंखें निकाले खाट पर पड़ा हाथ पैर पटक रहा है। कहाँ तक गिनाए? खुदा, रसूल, देवी देवता सभी की मन्नतें मानते हैं पर कोई नहीं सुनता। अब तक तो जैसे बन पड़ा मुकदमे की उजरदारी की, अब वो हिम्मत भी नहीं रही। किसके लिए ये सब करे? इतने पर भी मालिकों को दया नहीं आती। प्रेमशंकर, जरा मैं डपट सिंह के लड़के को देखना चाहता हूं। कादिर, हाँ हुजूर, चलिए, मैं चलता हूं। ज्वाला सिंह, जरा सावधान रहिएगा, ये रोग संक्रामक होता है। प्रेमशंकर ने इसका कुछ उत्तर न दिया। औषधियों का बैग उठाया और कादिर खां के पीछे पीछे चले। डपट सिंह के झोपड़े पर पहुंचे तो आदमियों की बड़ी भीड़ लगी हुई थी। एक आम के पेड़ के नीचे रोगी की खाट पड़ी हुई थी। डपट सिंह और उनके छोटे भाई झपट सिंह सिराहने खड़े पंखे झल रहे थे। 2 स्त्रियां पायते की ओर खड़ी रो रही थीं। प्रेमशंकर को देखते ही अंदर चली गई। दोनों भाइयों ने उनकी ओर दीन भाव से देखा और अलग हट गए। उन्होंने उष्णता मापक के यंत्र से देखा तो रोगी का ज्वर 107 दर्जे पर था। त्रिदोष के लक्षण प्रकट थे। समझ गए कि ये अब दम भर का और मेहमान है। अभी वो बैग से औषधि निकाल ही रहे थे कि मरीज एक बार जोर से चीख मारकर उठा और फिर खाट पर गिर पड़ा। आंखें पथरा गईं। स्त्रियों में पिट्टस पड़ गई। डपट सिंह शोकातुर होकर मृत शरीर से लिपट गया और रोकर बोला, बेटा, हाय बेटा। ये कहते कहते उसकी आंखें रक्तवर्ण हो गईं। उन्माद सा छा गया। गीली लकड़ी पहली आंच में रसती है, दूसरी आंच में जलकर भस्म हो जाती है। डपट सिंह शोक संताप से विवल हो गया। खड़ा होकर बोला, कोई इस घर में आग क्यों नहीं लगा देता? अब इसमें क्या रखा है? कैसी दिल लगी है। बाप बैठा रहे और बेटा चल दे। इन्हीं हाथों से मैंने इसे गोद में खिलाया था। इन्हीं हाथों से चिता की गोद में कैसे बैठा दूं? कैसा रुलाकर चल दिया मानो हमसे कोई नाता ही नहीं। कहता था, दादा तुम बूढ़े हुए, अब बैठे बैठे राम राम करो, हम तुम्हारी परवस्ती करेंगे। मगर दोनों के दोनों चल दिए, किसी को मुझ पर दया नहीं आई। लो, राम राम करता हूं, अब परवस्ती करो कि बातों के ही धनी थे। ये कहते कहते वो शव के पास से हटकर दूसरे पेड़ के नीचे जा बैठे। एक क्षण के बाद फिर बोले, अब इस माया जाल को तोड़ दूंगा। बहुत दिन इसने मुझे उंगलियों पर नचाया, अब मैं इसे नचाऊंगा। तुम दोनों चल दिए, बहुत अच्छा हुआ। मुझे माया जाल से छुड़ा दिया। इस माया के कारण कितने पाप किए, कितने झूठ बोले, कितनों का गला दबाया, कितनों के खेत काटे। अब सब पाप दोष का कारण मिट गया। वो मरी हुई माया सामने पड़ी है। कौन कहता है मेरा बेटा था? नहीं, मेरा दुश्मन था। मेरे गले का फंदा था, मेरे पैरों की बेड़ी थी। फंदा छूट गया, बेड़ी कट गई। लाओ, इस घर में आग लगा दो, सब कुछ भस्म कर दो। बलराज, खड़ा आंसू क्या बहाता है? कहीं आग नहीं है? लाके लगा दे। सब लोग खड़े रो रहे थे।
प्रेमशंकर भी करुणातुर हो गए। डपट सिंह के पास जाकर बोले, ठाकुर धीरज धरो, संसार का यही दस्तूर है। तुम्हारी ये दशा देखकर बेचारी स्त्रियां और भाई रो रहे हैं, उन्हें समझाओ। डपट सिंह ने प्रेमशंकर को उन्मत्त नेत्रों से देखा और व्यंग्य भाव से बोले, ओहो, आप तो हमारे मालिक हैं, क्या इजाफा वसूल करने आए हैं? उसी से लीजिए जो वहां धरती पर पड़ा हुआ है, वो आपकी कौड़ी कौड़ी चुका देगा। गौस खां से कह दीजिए उसे पकड़ ले जाएं, बांधें, मारें, मैं न बोलूंगा। मेरा खेती बारी से घर द्वार से इस्तीफा है। कादिर खां ने कहा, भैया डपट, दिल मजबूत करो, देखते हो घर घर यही आग लगी हुई है, मेरे सिर भी तो यही विपत्ति पड़ी है। इस तरह दिल छोटा करने से काम न चलेगा। उठो, कुछ कफन कपड़े की फिक्र करो, दोपहर हुआ जाता है। डपट सिंह को होश आ गया, होश के साथ आंसू भी आए। रोकर बोले, दादा तुम्हारे सा कलेजा कहाँ से लाए, किसी तरह धीरज नहीं होता। हाय, दोनों के दोनों चल दिए, एक भी बुढ़ापे का सहारा नहीं। सामने ये लाश देखकर ऐसा जी चाहता है गले पर गणा सा मार लूं। दादा, तुम जानते हो कितना सुशील लड़का था। अभी उस दिन मुकद्दर की जोड़ी के लिए हट कर रहा था। मैंने सैकड़ों गालियां दी, मारने उठा, बेचारे ने जबान तक न हिलाई। हाँ, खाने पीने को तरसता रह गया, उसकी कोई मुराद पूरी न हुई। न भर पेट खा सका, न तन भर पहन सका। धिक्कार है मेरी जिंदगानी पर। अब ये घर नहीं देखा जाता। झपट, अपना घर द्वार संभालो, मेरे भाग्य में ठोकर खाना लिखा हुआ है। भाई लोगों, राम राम, मालिक को राम राम, सरकार को राम राम। अभी अभागा देश से जाता है, कहीं सुनी माफ करना। ये कहकर डपट सिंह उठकर कदम बढ़ाते हुए एक तरफ चले। जब कई आदमियों ने उन्हें पकड़ना चाहा तो वो भागे। लोगों ने उनका पीछा किया पर कोई उनकी गर्द को भी न पहुंचा। जान पड़ता था हवा में उड़े जाते हैं। लोगों के दम फूल गए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। अकेले बलराज ने उनका पीछा न छोड़ा, यहां तक कि डपट सिंह बेदम होकर जमीन पर गिर पड़े। बलराज दौड़कर उनकी छाती से लिपट गया और तब अपने अंगोछे से उन्हें हवा करने लगा। जब उन्हें होश आया तो हाथ पकड़े हुए घर लाया। ज्वाला सिंह की करुणा भी जागृत हो गई। प्रेमशंकर से बोले, बाबू साहब, बड़ा शोकमय दृश्य है। प्रेमशंकर, कुछ न पूछिए, कलेजा मुंह को आया जाता है। कई आदमी बांस काटने लगे, लेकिन तीसरे पहर तक लाश न उठी। प्रेमशंकर ने कादिर से पूछा, देर क्यों हो रही है? कादिर, हुजूर क्या कहे, घर में रुपए नहीं है। बेचारा झपट रुपए के लिए इधर उधर दौड़ रहा है, लेकिन कहीं नहीं मिलते। हमारी जो दशा है सरकार, हम ही जानते हैं। इजाफा लगान के मुकदमे ने पहले ही हाड़ी तवा गिरों रखवा लिया है। इस बीमारी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। अब किसी के घर में कुछ नहीं रहा। प्रेमशंकर ने ठंडी सांस लेकर ज्वाला सिंह से कहा, देखिए आपने इनकी हालत, घर में कौड़ी कफन को नहीं। ज्वाला सिंह, मुझे अफसोस आता है कि इनसे पिछले साल का मुचलका क्यों लिया। मैं अब तक न जानता था कि इनकी दशा इतनी हीन है। प्रेम, मुझे खेद है कि मकान से कुछ रुपए लेकर न चला। ज्वाला, रुपए मेरे पास हैं, पर मुझे देते हुए संकोच होता है, शायद इन्हें बुरा लगे। आप लेकर दे दें तो अच्छा हो। प्रेमशंकर ने 20 रुपए का नोट ले लिया और कादिर खां को चुपके से दे दिया। एक आदमी तुरंत कफन लेने को दौड़ा। लाश उठाने की तैयारियां होने लगीं। स्त्रियों में फिर कोहराम मचा। जब तक शव घर में रहता है, घर वालों को कदाचित कुछ आशा लगी रहती है। उसका घर से उठना पार्थिव वियोग का अंत है। वो आशा के अंतिम सूत्र को तोड़ देता है। तीसरे पहर लाश उठी। सारे गांव के पुरुष साथ चले। पहले कादिर खां ने कंधा दिया। ज्वाला सिंह को सरकारी काम था, वो लौट पड़े। लेकिन प्रेमशंकर ने 2-4 दिन वहां रहने का निश्चय किया। अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास प्रेमाश्रम के 21वें भाग को मेरी
यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।